गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सीम्स एंड स्टिचेस. So it was asked by the participant only what are seams and stitches, and it is most important as we are dealing with fashion designing department or we are much into the garment making. तो हमें knowledge होनी चाहिए कि seams क्या है और stitches क्या है, उनकी क्या क्या क्लासेस हैं एंड व्हाट आर द यूजेस, एंड अगर उनमें क्या क्या इश्यूज आते हैं तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई. अगर हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम उन क्वालिटी इश्यूज को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. सो द नॉलेज ऑफ सीम्स एंड स्टिचेस इज बिट नेसेसरी फॉर अस. स्टार्टिंग विद फर्स्ट द एप्लीकेशन ऑफ थ्रेड. अब सीम्स और स्टिचेस किससे बनाए जाते हैं? थ्रेड से बनाए जाते हैं. तो आजकल जो हमारी थ्रेड है वो डिफरेंट सेक्टर्स में यूज होती है, जैसे कि गारमेंट्स में आपके आगे वोवन और निटेड गारमेंट्स, देन लेदर, फुटवेयर, गारमेंट, बेल्ट्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स में जैसे कार सीट कवर में उसको सीव किया जाता है तो थ्रेड की हेल्प से ही किया जाता है. देन कमिंग टू व्हाट इज वोवन फैब्रिक. अब मैंने आपसे बात करी वोवन और निटेड फैब्रिक की बात करी, तो वोवन फैब्रिक क्या है? ये जो अभी आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज द वोवन फैब्रिक. इसमें क्या होता है, दो तरह के धागे होते हैं, दैट इज वार्प एंड वेब, जिसको हम ताना और बाना बोलते हैं. ठीक है. वार्प पैरेलल लेड यार्न्स होते हैं जो वर्टिकल डायरेक्शंस में होते हैं, और वेफ्ट को हम शटल की हेल्प से इंसर्ट करते हैं वार्प के बीच में. तो ये डिफरेंट वीव्स होती हैं, जैसे प्लेन वीव, ट्विल वीव. हम डिफरेंट, जैसे हमारी फैब्रिक रिक्वायरमेंट होती है उसके उसके अकॉर्डिंग हमारी वीव्स चेंज हो जाती है. जैसे आपने साटन के कपड़े के बारे में सुना होगा, वो साटन इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि उस फैब्रिक को जो जिस वीव से सीव किया जाता है वो साटिन वीव होती है. ठीक है. साटिन एंड सटीन आर वीव्स, कि हमने वाप को किस तरह से वेफ्ट को किस तरह से वाप के बीच में लेके जाना है, उस सीक्वेंस को जो बताता है वो वीव बताती है हमारी. ओके. तो दिस द फिगर यू आर सीइंग राइट नाउ, दैट इज अ वोवन फैब्रिक. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निटेड फैब्रिक की. तो ये देखिए डिफरेंट तरह के वीव्स हैं, प्लेन, ट्विल, साटिन, कॉर्ड्यूरॉय, जॉबी एक्सेट्रा. ठीक है. जेकार्ड. तो डिफरेंट डिफरेंट लूम से बनाया जाता है, इन सबको बनाया जाता है लूम पे. ठीक है. वोवन फैब्रिक जो बनता है वो हमेशा लूम पे बनता है. इसको हम पुराने जमाने में खड्डी भी बोलते थे. ठीक है. अब लूम दो तरह की आ गई है. पहले शटल लूम्स हम यूज करते थे, आजकल शटललेस लूम्स हैं, जैसे हम वाटर जेट, एयर जेट, इन लूम्स का आजकल आधुनिक युग में या वी कैन से टेक्नोलॉजिकल दिस इरा में मोस्टली दिस लूम, इन लूम्स का यूज किया जाता है. तो हम हर तरह का फैब्रिक्स वोवन कर सकते हैं, वीव आउट कर सकते हैं, लाइट वेट टू हेवी वेट. नेक्स्ट आई एम कमिंग टू नीटेड फैब्रिक. ये देखिए, नीटेड में हमारी कोर्सेज एंड व्हील्स होती हैं. इनको हम, ये जो आप लूप स्ट्रक्चर देख रहे हैं लेंथ वाइज, इनको हम कोर्सेज बोलते हैं, एंड ये निटेड स्ट्रक्चर होता है. जैसे घर में भी हमारे मम्मी लोग स्वेटर्स बुनते हैं, तो ये बुनाई से, इनको बोलते हैं इंटरलूपिंग. इंटरलूपिंग से जो हमारा फैब्रिक बनता है उसको हम बोलते हैं निटेड फैब्रिक. इसमें क्या होती है, व्हील्स एंड कोर्सेज होते हैं जो इंटरलूप्ड होते हैं. ठीक है. उसके बाद ये भी वेरियस रेंज के होते हैं. निट फैब्रिक्स भी हमारे जैसे रिब, पर्ल, इंटरलॉक. ठीक है. ये डिफरेंट फैब्रिक्स आते हैं. जैसे जो हमारी टी शर्ट्स होती हैं, अगर मैं वोवन और निटेड में बेसिक आपको डिफरेंस बताऊं, जो शर्टिंग का फैब्रिक है दैट इज वोवन, जो हमारी टी शर्ट्स हैं वो निटेड फैब्रिक होती हैं. इनके लिए बनाने के लिए सर्कुलर निटिंग मशीन्स या फ्लैट बेड निटिंग मशीन्स, डिफरेंट निटिंग मशीन्स आती हैं, उनकी सहायता से इनको बनाया जाता है. योर लुधियाना इज द हब ऑफ दैट निटिंग इंडस्ट्री. ठीक है. इसको मैनचेस्टर भी बोला जाता है लुधियाना को. ओके. सो अब जीएसएम की बात करें, इन दोनों फैब्रिक के जब हम वेट करते हैं उसको ग्राम पर स्क्वायर मीटर में हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड जीएसएम. ठीक है.
और निटेड फैब्रिक की एक खूबी ये है कि ये इजीली स्ट्रेच हो जाता है। इसको हम अकॉर्डिंगली, देखो जब हम टी शर्ट्स डालते हैं उनमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। ये क्यों होती है? इन लूप्स के कारण, क्योंकि ये जो लूप लेग्स होती हैं, जब हम इसको खींचते हैं, या देखिए ये लूप्स एक्सटेंडेड फॉर्म में है या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ही हम उसको निटेड फैब्रिक को स्ट्रेच आउट करेंगे, लूप्स हमारी एक्सटेंड आउट हो जाती हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्टिचिंग। अब इनके फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को, फैब्रिक टू गारमेंट बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग क्या करता है? उस 2D फैब्रिक को 3D, 3 डायमेंशनल शेप दे देता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे स्टिचेस क्या है और सीम्स क्या है। अब स्टिच क्या है? स्टिच इज अ लूप स्ट्रक्चर ऑफ थ्रेड। जब सिलाई के टाइम जो लूप्स आती हैं उनको हम बोलते हैं स्टिच। और स्टिचिंग क्या है? सीरीज ऑफ ऐसे स्टिचेस को हम स्टिचिंग, उस प्रोसेस को हम स्टिचिंग बोलते हैं। ठीक है, और सुइंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टिचिंग और सीम को हम सुइंग बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हम करेंगे सबसे पहले स्टिचेस की क्लासिफिकेशन। स्टिचेस क्लास 100, क्लास 200, क्लास 300, 400, 500 एंड 600। ये डिफरेंट क्लासेस हैं जिनके अकॉर्डिंग स्टिच को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, कमिंग टू, ये देखिए, अब जैसे मैं क्लासेस की बात कर रही थी, जो 300 क्लास है, देखो क्लास 100 सिंपल, जैसे बटन सुइंग मशीन जो स्टिच करती है उसको हम क्लास 100 की रेंज में लेते हैं। क्लास 200 जो थी, वो जब हम हाथ से कुछ चीज सीव करते हैं, वो क्लास 200 की रेंज में आती है। देन कमिंग टू क्लास 300, दैट इज अ लॉक स्टिच। ठीक है, ये देखिए, ये बॉबिन। इसमें दो तरह के थ्रेड्स हैं, वन इज ऑफ रेड कलर एंड अदर इज ऑफ ब्लू। ठीक है, नीडल जो है आपके रेड थ्रेड पे काम कर रहा है। नाउ बॉबिन इज वर्किंग ऑन दी ब्लू थ्रेड। जो लॉक स्टिच है वो नीडल और बॉबिन की मूवमेंट के, तो इस तरह हमारा स्टिच बनता है, जिसको हम क्लास करते हैं क्लास 3। नेक्स्ट कमिंग टू चेन स्टिच। अब स्टिच की बात करते हैं। ठीक है, ये चेन स्टिच में बॉबिन, नीडल तो है, नीडल इज सेम एज दैट ऑफ लॉक स्टिच। ठीक है, पर यहाँ बॉबिन की जगह वी आर यूजिंग अ लूपर। दिस इज कॉल्ड लूपर। इसको हम बोलते हैं लूपर। ठीक है, तो अब वेट, ओके, दिस इज कॉल्ड लूपर। अब नीडल जो धागा नीचे लेके जाती है, लूपर उस धागे को, लूपर भी एक धागे के साथ काम कर रहा होता है, वो उस धागे की लूप नीडल वाले धागे से जो लूप बनी हुई आती है उस पे एंटेंगल कर देता है। और देखिए इस तरह के लूप्स बनते हैं। नीचे वाली साइड लूपर ऐसे लूप्स बनाता है एज कंपेयर टू नीडल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी ओवरलॉक चेन स्टिच। जो हम इंटरलॉकिंग करते हैं लास्ट में, हम करवा लेते हैं अपने फैब्रिक्स पे, वो इस तरह से होता है। ठीक है, उसमें 3 चीजें काम करती हैं, एक नीडल, एक ऊपर, देखो नीडल जो येलो थ्रेड को आपके कंट्रोल कर रही है दैट इज नीडल, रेड थ्रेड को जिसने कंट्रोल किया हुआ है दैट इज लूपर, और ये है स्प्रेडर, उसको हम स्प्रेडर की टर्म देते हैं। तो इस तरह हमारी इंटर ओवरलॉक की चेन स्टिच बनती है। फिर है कवर चेन स्टिच। अब कवर चेन स्टिच में देखिएगा, ये देखिए 3 नीडल्स हैं हमारे पास, 1 2 3, और नीचे एक है लूपर। ठीक है, और एक, ये देखिए ये पीछे ये आपको ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड, में काम करती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टिच बनाने के लिए।
अब इन स्टिचेस के बेसिस पे ही आपकी जो सुइंग मशीन्स हैं वो भी क्लासिफाई हो गई हैं। हम किसी मशीन को लॉक स्टिच सुइंग मशीन बोलते हैं, किसी वो उस पर्टिकुलर टाइप का स्टिच फॉर्म करता है। नाउ कमिंग टू डिटेल ऑफ दी स्टिचेस। अब जैसे मैं बात कर रही थी कि क्लास 100, ठीक है, क्लास 100 टाइप की स्टिच है। दिस इज स्टिच, उस क्लास 100 का एक स्टिच टाइप है 101। इसमें सिर्फ एक ही नीडल होती है, उस नीडल की हेल्प से ही लूप फॉर्मेशन करी जाती है। अगर ये दो फैब्रिक लेयर्स हैं तो उस पे जो स्टिच फॉर्म होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। इसमें खाली एक सिंगल नीडल ही होती है। अब इसकी क्या है, इट इज अ सिंगल थ्रेड चेन स्टिच, हैज अ नीडल एंड ब्लाइंड लूपर। ब्लाइंड लूपर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो विजिबल नहीं होता, ठीक है, बट उसका जो काम होता है वो लूपर्स की तरह ही होता है, ठीक है। इट हैज अ गुड एक्सटेंशन बट अनरेवल्स इजीली। अनरेवल का मतलब है उधड़ जाना, ठीक है। अगर हम इस स्टिच को, एक धागे को एक सिरे से खींचेंगे तो पूरा जो स्टिच है वो उधड़ जाएगा, निकल जाएगा, इजीली अनरेवल हो जाता है। जैसे हमारी आटे की बोरियों पे ये स्टिच दिया होता है, ठीक है, सो दैट इजीली वो रिमूव आउट हो जाए। यूज्ड फॉर स्टिचिंग सीड बैग्स एंड फर्टिलाइजर्स बैग, ठीक है, मोस्टली उन बैग्स पे ही यूज होता है। दिस स्टिच अनरेवल्स इजीली एंड देयरफॉर मेक एक्सेस टू बैग कंटेंट्स इजी। इजीली रिमूव आउट हो जाता है ताकि हम जो बैग में रखा हुआ सामान है उसको इजीली एक्सेस कर पाए, उसका यूज कर पाए, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े उस स्टिच को उधेड़ने के लिए, ठीक है। दिस इज क्लास 101। और सिंगल थ्रेड चेन स्टिच बटन सीव मशीन्स में मोस्टली यूज होता है, जो मशीन्स बटन फिक्स करने के काम में आती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं उनके बटन्स बहुत इजीली अनरेवल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो इतना स्ट्रेंथ नहीं होती, इतना लूज स्टिच होता है कि वो 2-3 वॉशेस में बटन ढीला पड़ जाता है और बटन आपकी शर्ट या आपके कोट से निकल जाता है। This is a problem in that if machine does not tie the last few stitches and the thread is pulled, the stitch will unravel and button will fall off. इसी कारण जो बटन है उस पर्टिकुलर गारमेंट से निकल के अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 300 की। क्लास 200 हमारी हैंड स्टिचेस है। जितने भी जिग जैग चेन स्टिच आप हाथ से करते हैं दैट इज कम्स अंडर क्लास 200। उसके लिए तो अलग वी हैव डिफरेंट, उसमें 16 या 17 तरह के फर्दर स्टिचेस आते हैं, उसको आई विल टेल यू सम टाइम लेटर ऑन, ओके। दिस इज अ क्लास 300 स्टिच, 301। अब मैंने आपको बताया था 300 में आपकी लॉक स्टिच आती है जो यूजुअली नॉर्मल फैब्रिक सीव करने के काम में आती है, ठीक है। जब भी हमने किसी फैब्रिक को सीव करना होता है या दो फैब्रिक के पैनल्स को ज्वाइन करना होता है, देन वी यूज दिस स्टिच, ओके। अब ये देखिए, एक नीडल थ्रेड है इसमें एंड एक बॉबिन थ्रेड है। नीडल एंड बॉबिन आपने देखा होगा, लॉक स्टिच मशीन हमारी ऐसे ही काम करती है। ऊपर से हमें सिर्फ ये वाले जो रेड स्टिचेस हैं यही विजिबल होते हैं, बैक साइड में हमें ये विजिबल होते हैं कपड़े के। सो दिस इज कॉल्ड लॉक स्टिच, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टिच, वी ऑल यूज एवरी नाउ एंड देन वी सी। अगर हम यूज नहीं करते तो हम देखते हैं हमारे मोस्टली गारमेंट्स लॉक स्टिच मशीन से सीव किए जाते हैं, ठीक है। लॉक स्टिच में एक नीडल थ्रेड है एंड एक बॉबिन थ्रेड है। नीडल एंड अंडर थ्रेड क्रॉस ओवर इन दी मिडल ऑफ फैब्रिक। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये फैब्रिक के सतहों के प्लाईज के बीच में कहीं होती है, ठीक है। और ये क्या है, अनरेवल नहीं होता, इजीली निकलता नहीं है, ठीक है। निकलता होता तो हम गारमेंट इस स्टिच से सीव ना करते, ओके। नेक्स्ट इज इसकी पुअर एक्सटेंशन होती है, द की इसमें एक्सटेंसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। जरा सा हम इस पे जोर लगाते हैं तो ये टूट जाता है। स्टिच इज रिवर्सिबल, दोनों साइड से सेम ही दिखता है ऑलमोस्ट, धागे का ही फर्क आता है। स्टिच रिवर्सिबल है, ठीक है। और यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ थ्रेड, ये ऐसा स्टिच है जिसमें
बहुत कम धागे के यूज से हम एक अच्छा स्टिच दे सकते हैं। और एक्सीलेंट सीम सिक्योरिटी, जब तक इस पे एक्स्ट्रा जितना ये लोड सह सकता है उतनी टॉलरेंस लिमिट में लोड पड़ेगा, तब तक ये स्टिच कहीं नहीं जाएगा। ऑब्वियसली हमारे गारमेंट सालों साल चलते हैं इसी कारण, क्योंकि दिस इज द बेस्ट स्टिच एवर नोन। ठीक है, एंड लोअर प्रोडक्टिविटी इसमें होती है। यूज वाइड रेंज, हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। अब इसी की एक और क्लास है 304, स्टिच टाइप 304। अब इसमें डिफरेंस क्या है आप देख रहे हैं, ये क्या फॉलो कर रहा है, एक जिगजैग सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, अगेन फॉरवर्ड देन बैकवर्ड एंड सो ऑन। तो इसको हम नाम देते हैं जिगजैग वन स्टेप लॉक स्टिच। बॉबिन ही यूज हो रहा है, एन फॉर नीडल एंड बी फॉर बॉबिन। ठीक है तो लॉक स्टिच का ही टाइप, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब जिगजैग होने का क्या फायदा होगा कि इसमें एक्सटेंसिबिलिटी आ जाएगी, जो सिंपल स्ट्रेट लॉक स्टिच में नहीं थी। अगर हम इस फैब्रिक को खींचेंगे तो कहीं ना कहीं ये जिगजैग हमें एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए, इट हैज सेम बेनिफिट एज 301 क्योंकि सेम ही क्लास के हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ सीम, सीम की सिक्योरिटी ज्यादा है, रिवर्सिबिलिटी भी ज्यादा है और अनरेवल नहीं होता इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है हैज अ बेटर एक्सटेंशन ड्यू टू जिगजैग कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई, इसमें एक्सटेंशन, कोई भी चीज अगर ऐसे जिगजैग वे में होगी उसको जब हम एक्सटेंड करेंगे, पहले वो क्या करेगा, सीधा आना, सीधा अलाइन करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो जब तक वो स्ट्रेट लाइन में अलाइन करेगा मतलब उसमें एक्सटेंसिबिलिटी है। ये मोस्टली कहाँ यूज होती है, लिंजरीज में, फाउंडेशन वियर में, अंडरवियर में, where a secure seam with good extension is required। जहाँ पे हमें एक अच्छी सीम चाहिए कि वो फटे ना और एक्सटेंसिबिलिटी भी ज्यादा चाहिए, वहां पे ये वाला स्टिच जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू, ये देखिए दिस इज द जिगजैग लॉक स्टिच। ठीक है, ये मैंने फिगर इसीलिए लगाई है ताकि यू कैन सी कि कहाँ यूज हो रहा है। मोस्टली ये देखिए लिंजरीज में हमारा निटेड फैब्रिक यूज होता है, तो हम निटेड फैब्रिक के साथ ही जिगजैग लॉक स्टिच यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू 400 क्लास टाइप 400। अब है इसमें हम स्टिच टाइप ले रहे हैं 401। अब मैंने आपको बताया जैसे चेन स्टिच की हम बात करते हैं वहां पे बॉबिन किससे रिप्लेस हो जाता है, बॉबिन हमारा रिप्लेस हो जाता है लूपर से। किससे रिप्लेस हो जाता है, लूपर से। सो वी आर हैविंग अ नीडल, नीडल तो एज इट इज रहेगी, एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग अ लूपर। ठीक है, एक नीडल थ्रेड है एंड अनदर इज लूपर थ्रेड, जो लूपर से लूप्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, दिस इज 400। अब इसके बारे में जान लेते हैं। टू थ्रेड चेन स्टिच है, वन इज नीडल एंड वन इज लूपर। अब देखिए इसमें लूपर में जिगजैग दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम चेन स्टिच की बात करेंगे मतलब एक्सटेंसिबिलिटी ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आनी चाहिए कि चेन स्टिच इज मच एक्सटेंसिबल एज कंपेयर टू लॉक स्टिच। ये पहली बात है। ठीक है, उसके बाद द नीडल एंड अंडरनीथ थ्रेड्स क्रॉस ओवर अंडर साइड ऑफ द फैब्रिक। जैसे हमने लॉक स्टिच में बात करी थी, वो क्या करता था, फैब्रिक के बीच में क्रॉसिंग होती थी लॉक स्टिच की। पर चेन स्टिच कहाँ क्रॉस करता है, फैब्रिक के नीचे वाली साइड। दो जो अगर हम 2 या 3 प्लाई सीव आउट कर रहे हैं तो जो नीचे वाला बेस साइड होगा वहां पे हमें इसकी इंटरलूपिंग दिखाई देगी। ठीक है, इसके क्रॉसओवर पॉइंट्स दिखाई देंगे। Higher seam stretch and seam stretch then lock stitch। मैंने आपको पहले ही बताया zigzag ऑटोमेटिकली आ गया, तो लॉक स्टिच से ज्यादा इसकी एक्सटेंसिबिलिटी है। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी, ये बहुत इजीली लूपर जो है एज कंपेयर टू बॉबिन को पूरी रोटेशन देनी पड़ती है सर्कुलर मैनर में, और लूपर हमारा टू एंड फ्रो मूव करता है। जो चीज टू एंड फ्रो मूव करेगी उसमें ऑब्वियसली काम जल्दी होगा, जितना जल्दी काम होगा उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी हायर होगी। ठीक है, फिर सीम रन बैक रन अनरेवलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर ये लूपर का थ्रेड कहीं से अनरेवल हो गया तो पूरी जो आपकी सिलाई है या स्टिच है
वो अनरेवल हो जाएगा। इसीलिए इसको चेन स्टिच को मोस्टली हम फैब्रिक स्यू करने के काम में नहीं लाते, गारमेंट्स बनाने के काम में नहीं लाते, ठीक है। सीम सिक्योरिटी नॉट एज गुड एज लॉक स्टिच। इंक्रीज्ड बल्क अंडर द सीम। अब देखो वो लॉक स्टिच जो है वो फैब्रिक के प्लाईज के बीच में कहीं क्रॉस हो रहा था, ये फैब्रिक के नीचे कहीं क्रॉसिंग हो रही है इसकी, तो क्या होगा, बल्क इंक्रीज हो जाएगा। बल्क मतलब एक वेट सा आ जाएगा। यूज फॉर ज्वाइनिंग ट्राउजर पैनल्स, जब हमने ट्राउजर के पैनल्स को ज्वाइन करना होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। एंड फेल्ड सीम्स इन द जीन्स, जहाँ पे हम फेल्ड सीम्स दे देते हैं उसके बाद उसको टकिंग इन करने के लिए हम चेन स्टिच का यूज करते हैं। ये देखिए ये है चेन स्टिच। ये देखिए दो तरह के थ्रेड्स दिख रहे हैं, एक वाइट एंड एक ऑरेंज शेड का। यहाँ पे ये देखिए ये क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स इसके बैक साइड पे, ये देखिए जो ऑरेंज थ्रेड है ये बैक साइड है उसी फैब्रिक का, तो क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, इजीली विजिबल है, तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज है। अब इसी का एक क्लास 406 है, आपको बस चेंज की बात कर रही है तो बॉबिन कहीं नहीं आएगा, लूपर्स आ जाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्लास उसमें वेरिएशन हम कर देते हैं, तो उसमें नीडल्स या लूपर्स की जो क्वांटिटी है वो वेरी कर जाती है, ठीक है। अब 406 में देखिए दो नीडल्स है एंड एक लूपर है, दोनों नीडल्स के थ्रेड को रेड कलर से डिपिक्ट किया गया है एंड लूपर्स के थ्रेड को येलो कलर से डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। दिस इज अ लूपर थ्रेड एंड ये जो आपको दो दिख रहे हैं दिस इज नीडल थ्रेड्स, ठीक है। अब 406 की मैं बात करूं, ये कवर सीम स्टिच है, इट हैज टू नीडल्स एंड वन लूपर थ्रेड। अब ऑब्वियसली ये देखिए जितनी ज्यादा ये लूपर टू एंड फ्रो जाएगा, जितना ज्यादा जिगजैग पोर्शन बनाएगा तो उतनी एक्सटेंसिबिलिटी में इंक्रीज आ जाएगा, तो एक्सीलेंट एक्सटेंशन, इजी टू अनरेवल, पर उतना अनरेवलिंग भी इजी होगी, ठीक है। कहाँ यूज किया जाता है, यूज फॉर टी शर्ट्स, निटवेयर स्लीव्स, बॉटम हेम्स, स्टिचिंग ऑफ बेल्ट लूप इन जीन्स एंड ट्राउजर्स, उसके काम में इसको यूज में लाया जाता है। गिव्स अ वेरी गुड एक्सटेंशन एंड इज मोस्टली यूज टू कवर द रो एज ऑफ द फैब्रिक आफ्टर द फैब्रिक हैज बीन हेम्ड आउट, ठीक है। जो रॉ एज है फैब्रिक की जिसपे धागे निकले हुए हैं, रॉ एज कौन सी, जिसपे आपने टर्निंग नहीं करी, जिससे धागे निकल रहे हैं उसको हम रॉ एज बोलते हैं, वहां पे इस पर्टिकुलर स्टिच को यूज किया जाता है। दिस इज 406 स्टिच 406। अब मैं आ गई क्लास 500 में, ठीक है। 500 में देयर इज वन नीडल। अब 500 में भी आई एम टॉकिंग अबाउट 504 स्टिच, ठीक है, 504 स्टिच। एक नीडल है एंड टू लूपर्स हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे एक नीडल या टू नीडल्स और एक लूपर की ही। अब इसमें वेरिएशन क्या है, ये सारे अब चेन स्टिचेस के टाइप हैं, बस इसमें लूपर और जो नीडल है उनकी क्वांटिटीज में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वन नीडल, रेड कलर थ्रेड इज कमिंग फ्रॉम दी नीडल, नीडल ऐसे लूप्स फॉर्म करती है, ठीक है। और ये है आपका येलो कलर इज फ्रॉम फर्स्ट लूपर एंड दिस पर्पलिश शेड ब्लूइश पर्पल इज फ्रॉम दी सेकेंड लूपर। अब देखिए जो हम एक प्रॉब्लम एक्सटेंसिबिलिटी अनरेवलिंग की जो स्टिच नंबर 400 में फेस कर रहे थे वो इसमें कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जहां पे जितनी ज्यादा इंटरलूपिंग होगी वो थ्रेड उतना ही मजबूत बन जाएगा, इसलिए चेन स्टिच की वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्टिच 500 को लिया गया, ठीक है। दिस इज 504। इसको हम 3 थ्रेड ओवरलॉक भी बोलते हैं। इसमें 1 नीडल थ्रेड एंड 2 लूपर थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। इट हैज एक्सीलेंट
एक्सटेंशन, ऑब्वियसली एक्सटेंशन तो होगी। चेन स्टिच की मैं बात कर रही हूँ, ऑलवेज इट शुड कम टू योर माइंड, चेन स्टिच मतलब देयर इज अ एक्सटेंशन। ठीक है, आप बिना सोचे समझे, इफ इट कम्स चेन स्टिच यू हैव टू गिव की फर्स्ट प्रॉपर्टी चेन स्टिच की है, दैट इज एक्सटेंशन। देन इट डज नॉट अनरेवल इजीली। अब जो प्रॉब्लम 400 में आ रही थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे आके ओवरकम हो गई। देखिए लूपर्स ने क्या है, कितना अच्छा जंक्शन सा क्रिएट किया है। तो जंक्शन एक क्रिएट हो गया है जिसके कारण ये अनरेवल नहीं होगा। ठीक है, यूज्ड फॉर सर्जिंग टू स्टॉप फैब्रिक फ्रेइंग। ठीक है, कई बार फैब्रिक उधड़ना हो जाता है, धागे निकलने शुरू हो जाते हैं, और कई बार हमने दो या दो से ज्यादा प्लाईज, अभी तक हम जो स्टिच की बात कर रहे थे वो सिर्फ दो प्लाईज पे एप्लीकेबल था। अब अगर हमें फैब्रिक ज्यादा लेयर्स ऑफ फैब्रिक को ज्वाइन करना है तो हम स्टिच क्लास ऑफ स्टिच 500 को यूज करते हैं। ठीक है, However, it is not a tight stitch and seam security could be problem. थोड़ी सी इसमें फिर भी प्रॉब्लम आती है सीम सिक्योरिटी के लिए, और ये क्या है, बल्कि सीम्स में काउंट होता है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट है क्लास 512। ठीक है, सीम सिक्योरिटी की अभी भी 504 में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको ओवरकम करने के लिए 512 केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसमें क्या है, दो नीडल थ्रेड्स हैं एंड दो लूपर्स हैं। ठीक है, ये देखिए द बोथ द रेड कलर थ्रेड्स आर कमिंग फ्रॉम द नीडल, ये दोनों नीडल से आ रहे हैं, एंड येलो एंड ब्लूइश पर्पल इज कमिंग फ्रॉम द लूपर्स। अब इसमें क्या है, द मैकेनिज्म इज सेम, फॉर्मेशन स्टिचिंग का सेम है, बस नीडल्स की इंक्रीज कर दिया है, वो डबल लूप फॉर्म कर रहे हैं, डबल लूप फॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीम सिक्योरिटी जो हम 504 में सीम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, वो प्रॉब्लम हमारी ओवरकम हो जाएगी। ये जो स्टिच है ये ऐसे दिखाई देता है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मोक सेफ्टी स्टिच। अब देखिए सीम सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ओवरकम होगी तो इसको हम सेफ्टी स्टिच की तरह भी यूज करते हैं। इट हैज टू नीडल एंड टू लूपर थ्रेड्स, हम देख ही रहे हैं दो नीडल्स एंड दो लूपर थ्रेड्स हैं। ठीक है, वेरी गुड एक्सटेंशन एंड विल नॉट अनरेवल इजीली, एक्सटेंशन भी बहुत बढ़िया होगी और ये अनरेवल भी नहीं करेगा इजीली। साइड सीम, जॉइंट पैनल्स, अटैच स्लीव, जॉइंट शोल्डर्स, निटेड गारमेंट में, मोस्टली हमारी टी शर्ट्स में, टी शर्ट्स या पोलो टी शर्ट्स में ये उसके काम में, उनको जॉइनिंग के काम में यूज किया जाता है। ओके, साइड सीम मोस्टली देखिए किन में, जो आपके स्विम वियर है जहाँ पे हमें स्ट्रेचेबिलिटी चाहिए, क्योंकि जो स्विमर है उसको मूवमेंट, उसकी मूवमेंट में हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, वो कोई ऐसा फैब्रिक नहीं डाल सकता जो उसके मूवमेंट को हिंडर करे, हिंडर आउट करे। सो ऐसा फैब्रिक होना चाहिए, मोस्टली निटेड। निटेड क्यों, क्योंकि उस फैब्रिक में इटसेल्फ एक एक्सटेंसिबिलिटी का फैक्टर है। सेकेंड, हम उसको ऐसी स्टिच से स्यू आउट कर रहे हैं, दैट इज 512, जो उसको एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर रहा है और उसकी मूवमेंट्स में कोई हिंड्रेंस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं ला रहा। एरोबिक वियर एंड साइक्लिक पैंट्स में इस स्टिच को यूज किया जाता है। वेयर देयर इज नीड फॉर सिक्योर सीम दैट नीड्स वेरी गुड एक्सटेंशन, वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे सिक्योर सीम की भी जरूरत है और एक्सटेंशन की भी जरूरत है, मोस्टली आपकी एक्सरसाइज वियर्स में, स्विम वियर में। ठीक है, इन पे ये वाला जो स्टिच है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज stitch type 516. This class 500 class is very important. You can see ये functional garment में भी इसकी importance आ रही है. So I have focused more on 500 class type because this is being used nowadays in every functional garment. जहाँ पे आपको stretchability चाहिए, जहाँ पे आपके वर्किंग परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए, मोस्टली उन गारमेंट्स में इन स्टिचेस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब 516 में देखिए, one needle is this, other needle is this, and we are having 3 loopers, 1 2 and 2 needles, 1 2 and 3 loopers. Okay, okay, I'll send PPT, don't worry.
पहले आप समझिए इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीइंग अ फैशन डिजाइनर यू नीड टू नो अबाउट दिस, आपका ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 thread safety stitch has 2 needles and 3 looper threads, a combination, इसको एक combination भी कहा जाता है, has 2 stitch types in one, 504 and 401, में दो इसको इन्होंने 504 स्टिच टाइप था और 401 था, उन दोनों की करेक्टरिस्टिक देखा। रिसर्चर्स यही करते हैं, जो बेस्ट आउटकम्स होती हैं उनको क्लब आउट कर देते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। इसमें गुड एक्सटेंशन, वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ वन फेल्स देन अदर कैन एब्जॉर्ब दी स्ट्रेन। अब ये देखिए 2 पार्ट्स में है, मैं 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड आपको दिखाती हूँ। दिस वन, ओके ये देखिए, ये जो स्टिच है ये 2 पार्ट्स में है। अगर हमारा ये वाला स्टिच कहीं फेल हो जाता है तो दिस स्टिच इज देयर टू बियर आउट द स्ट्रेन, जो उस पे स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन उस कपड़े में पड़ रहा है, ये इतनी जल्दी हमारा जो फैब्रिक है अनरेवल नहीं होगा, फटेगा नहीं, क्योंकि देयर आर 2 स्टिचेस, 2 स्टिचेस के कॉम्बिनेशन से। ये देखो, ये 400 सिंपल चेन स्टिच वाली क्लास है और ये 500 जिसमें ओवरलॉक चेन स्टिच है वो वाली क्लास है। तो दोनों को कंबाइन करके एक स्टिच बनाया गया है। तो अगर कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ भी जाता है या हमारा ये वाला स्टिच फेल आउट हो जाता है, हमारे पास दूसरा स्टिच है जो हमारे फैब्रिक को बचाए रखेगा, गारमेंट को फटने नहीं देगा, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी, ठीक है। सो ये कहाँ यूज होता है? यूज फॉर ज्वाइनिंग पैनल्स वेयर सीम स्ट्रेच इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग सीम वेयर सिक्योरिटी ऑफ सीम इज इम्पॉर्टेंट। जीन्स inside leg वाली साइड पे, साइड सीम एंड स्लीव्स ऑन दी शर्ट, ओवरऑल इस स्टिच को हम यूज करते हैं। जो आपकी ओवरलॉक मशीन है मोस्टली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू 600 क्लास टाइप 600। 600 में 605 आई एम टेकिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक स्प्रेडर की बात कर रही थी, यहाँ पे नीडल, लूपर और साथ में क्या आ गया? स्प्रेडर, ठीक है। इसमें 3 नीडल्स हैं, ये देखिए 3 नीडल्स आर देयर, 1 लूपर इज देयर जो एक्सटेंसिबिलिटी देगा उस स्टिच को, और एक स्प्रेडर है जो ऊपर से उस जो स्टिच है जो अपर वाली साइड है फैब्रिक के, उसको कहीं ना कहीं सीम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 3 नीडल्स आर देयर, 1 लूपर इज देयर एंड 1 स्प्रेडर इज देयर। जो टॉप साइड में स्टिच है उसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए द स्प्रेडर हैज कम, ओके। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स इसके, यूटिलाइजेस 3 नीडल थ्रेड, 1 लूपर, और वो स्प्रेडर थ्रेड को हम कवर थ्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। used in knitwear, lingeries and undergarments, ठीक है। Have high seam elasticity, इसमें इलास्टिसिटी अपर एंड बॉटम दोनों साइड में इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। फ्लैट कंफर्टेबल सीम्स है। आइडल फॉर नेक्स्ट टू स्किन, नेक्स्ट टू स्किन मतलब जो कपड़ा हम स्किन के बिल्कुल साथ पहनते हैं, मोस्टली और अंडरवियर्स ही आते हैं जो स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, उन फैब्रिक्स को स्यू आउट करने के लिए ये सीम का यूज किया जाता है, ठीक है। कैन बी यूज एज अ डेकोरेटिव सीम ऑल्सो। अब कहीं आपने कर्टन्स पे या आपने कुशन कवर्स बनाने हैं तो उसके लिए भी इस स्टिच का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली अब आप देख रहे हैं कितने सारे थ्रेड्स यूज हो रहे हैं, तो इसमें जो थ्रेड की कंजप्शन है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये देखिए दिस इज स्टिच टाइप 605, ये ऐसे दिखता है। ऑब्वियसली ये देखिए टॉप से इसकी अपीयरेंस कितनी सुंदर है। तो हम शर्ट्स के, कहीं भी हम कुर्ता स्यू आउट कर रहे हैं, उसके जो एजेस पे हम ऐसा सीम दे के एक डेकोरेटिव सी लाइनिंग सी ड्रॉ कर सकते हैं सो दैट इट लुक वेरी अट्रैक्टिव। और इनके बीच में अगर हम बीड्स लगा देंगे वेरी अट्रैक्टिव एंड एनहेंस्ड लुक टू आवर गारमेंट, ठीक है। तो इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। अब
जो अब देखिए स्टिच टाइप हमने बात करी लॉक स्टिच। लॉक स्टिच में एक नीडल एक बॉबिन का यूज होता है। चेन स्टिच 401 में 1 नीडल 1 लूपर, ठीक है। चेन स्टिच 101 में वो रह गया, सॉरी आई स्किप दैट, 1 नीडल एंड 1 ब्लाइंड लूपर। ये ब्रैकेट्स में इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे ब्लाइंड लूपर काम करता है जो विजिबल नहीं होता, ठीक है। देन ओवरलॉक 504 में 1 needle 2 loopers, so on. Then mock safety stitch 512 में 2 needles 2 loopers are there. Overlock 514 में 2 needles 2 loopers are there. Safety stitch 516 में 2 needles and 3 loopers are there. कवर सीम की बात करूं 406 2 needles 1 looper, 407 3 needles 1 looper. Then 600 की जब मैं बात करूंगी we are having the spreaders also. Apart from needle we are having looper and spreader, ठीक है। इसमें looper और spreader भी यूज हो रहा है। तो 602 में 2 needles 1 looper and 1 spreader, 605 में 3 needles 1 looper and 1 spreader, 607 में 4 needles 1 looper and 1 spreader इसका यूज किया जाता है। This was all about our stitch type, ठीक है। ये स्टिचेस हैं, स्टिचेस के बेसिस पे ही हमारी जो सुई मशीन है उनको भी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे लॉक स्टिच, चेन स्टिच, ओवरलॉक मशीन, ठीक है। दीज आर बटन सुइंग मशीन। ये डिफरेंट स्टिचेस टाइप पे हमारी काम करती है। अब मैं नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक सीम टाइप। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सीम टाइप। A seam is defined as application of series of stitches or stitch type to one or several layers of material. अब आपने उस स्टिच का यूज कैसे किया, उस स्टिच को यूज किस वे में किया, उसकी कैसे एप्लीकेशन करी, वो डिफाइन करता है सीम, ठीक है। 8 क्लासेस, जैसे स्टिच की हमारी डिफरेंट क्लासेस थी, क्लास 600, क्लास 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, उसी तरह सीम के 8 क्लासेस हैं जो आईएसओ द्वारा क्लासिफाइड है। आईएसओ इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सीम्स आर डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट, सुपर इम्पोज्ड, लैप्ड, बाउंड, ऑर्नामेंटल, ओके। अब सबसे पहले है फ्लैट सीम। अब ये आप देख रहे हैं, दिस इज 1 लेयर ऑफ फैब्रिक। ये देखिए आपको फिगर दिख रही होगी, एक फैब्रिक ये है, एक फैब्रिक ये है। हम उन दोनों को फ्लैट ले कर देते हैं, उनकी एजेस को फ्लैट लाई कर देते हैं और उसके ऊपर सीव करते हैं। जैसे मैंने बताया हमारे मोस्टली अंडरगारमेंट्स में ये स्टिच, जहाँ पे हमें ज्यादा बल्क नहीं चाहिए होता, वहां पे ये स्टिच हम यूज करते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे। इन दिस सीम समटाइम कॉल्ड बट सीम्स, इसको बट सीम्स का नाम भी दिया जाता है। 2 फैब्रिक एजेस फ्लैट और फोल्डेड आर ब्रॉड एंड ओवर सीwn with zigzag lock stitch, chain stitch और covering stitch, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर चीज से जब हमने फैब्रिक को सीव आउट कर दिया, उसको हम बोलेंगे इस पे ये वाली सीम लगी है। उस पर्टिकुलर चीज को हमने नाम दे दिया फ्लैट सीम, ओके। The purpose is to produce a joint where no extra thickness of fabric can be tolerated. मतलब हमें ज्यादा फैब्रिक की थिकनेस नहीं चाहिए, मोस्टली इन अंडरवेयर एंड फाउंडेशन गारमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड मतलब एक के ऊपर एक रखना। दिस माई हैंड इज नाउ दिस टाइम इज सुपर इम्पोज्ड। उसी तरह जब हम फैब्रिक की नॉर्मल जो हम स्टिचिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, पैनल्स फ्रंट और बैक को ज्वाइन करना है तो उसका बैक साइड अप करके उसके ऊपर रख देते हैं और सीव करते हैं, दैट इज सुपर इम्पोज्ड सीम। हम स्टिच हम यूज कर रहे हैं लॉक स्टिच और सीम है सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। अब सुपर इम्पोज्ड सीम के बारे में जानेंगे। A superimposed seam can be sewn with the stitch type 301, that is a lock stitch, or 401 to create a simple seam. The same seam type can also be sewn with stitch class 500. आप देखिए किसी भी सीम के लिए कोई भी स्टिच टाइप हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
to create a neat load bearing seam for lingeries and shirts, etc. Next is French seam. ठीक है, अब फ्रेंच सीम देखिए, यहाँ पे एक फैब्रिक को थोड़ा सा इधर करके एक फैब्रिक की बिल्कुल एज पे हम ऊपर उसके टॉप पे रख के सिलाई लगाते हैं, देन इसको अपसाइड डाउन टर्न करते हैं और एक सिलाई फिर से लगाते हैं. दिस इज फ्रेंच सीम. हम फैब्रिक को कैसे मोल्ड आउट कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टिचिंग के टाइम में, दैट इज सीम. वो हमारी सीम कहलाता है. ये देखिए, जब फैब्रिक सीव हो जाएगा वो ऐसे दिखेगा. ठीक है, दिस इज दी फ्रेंच सीम. A French seam involves two stitching operation. देखो, एक बार ही पहले हमने ऐसे स्टिच किया, देन उसको टर्न किया इनसाइड आउट और उसके ऊपर फिर से सिलाई लगाई. तो 2 स्टिचिंग ऑपरेशन हो रहे हैं विद एन इंटरवेनिंग फोल्डिंग ऑपरेशन. इंटरवेनिंग फोल्डिंग मतलब एक बार स्टिच लगाने के बाद हम उसको फोल्ड आउट करके दोबारा स्टिचिंग कर रहे हैं. A flat folded seam with only one row of stitching visible on the top surface. पर ये बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस पे हमको 2 दिखेंगी, पर टॉप सरफेस पे ओनली हमें ये वाली सीम दिखाई देगी. ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है? रेन वियर गारमेंट्स में, रेन कोट्स में बेसिकली. नेक्स्ट इज लैप सीम. लैप सीम देखिए हमारे ट्राउजर्स में आ जाती है. जब हम एक फैब्रिक को थोड़ा सा फोल्ड करके दूसरे फैब्रिक को फोल्ड आउट करके ऐसे प्लेस करते हैं और ऊपर सिलाई लगाते हैं, वो हमारी लैप सीम कहलाती है. ये देखिए, इसको थोड़ा सा टर्न आउट कर दिया, इसका भी टर्न आउट पोर्शन है. जो इसका टर्न आउट एज है वो इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद सीव आउट करते हैं. यहाँ देखिए, दिस इज दी लैप्ड सीम. ओके, वन स्टिचिंग, एक बारी में स्टिचिंग, आपको 2 बार नहीं, पहले फैब्रिक को वैसे अरेंज कर दिया और हमने बाद में एक सिलाई लगानी है. ठीक है, कॉमनली यूज फॉर मेकिंग अप जीन्स एंड सिमिलर गारमेंट्स. ठीक है, डेनिम्स में मोस्टली यूज किया जाता है. देन इज योर बाउंड सीम. बाउंड देखो क्या कर रही है, 2 फैब्रिक एजेस हैं, उसके ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ फैब्रिक लेके अटैच किया. ठीक है, दिस इज दी बाउंड सीम. ठीक है, ये क्या करती है, फैब्रिक की एजेस को फिनिशिंग प्रोवाइड करती है. They are formed by folding or binding strip over the edge of plies of material and joining both edges of the binding to the material with one or more rows of stitching. ठीक है, चाहे एक रो लगा लो चाहे 2 रो लगा लो. तो ये मोस्टली किस काम के लिए आती है? This produces a neat edge on the seam exposed to wear or to view to or to wear. ठीक है, जो बाहर वाली साइड हमारी कहाँ पे मैं बात करूँ, मोस्टली जैकेट्स में जब सीव आउट पोर्शन को हम कहीं दबा नहीं सकते तो एक पाइपिंग कॉर्ड सा ऊपर दे देते हैं बाइंडिंग सीम से, किसी और कपड़े का हमें दिख रहा होता है, तो दैट इज अ बाउंड सीम, मोस्टली वहां पे होती है. अब जैसे हमारी बाउंड है उसी तरह हमारे पास है एक ऑर्नामेंटल सीम. ये देखिए, हमने कोई चीज जैसे हम पाइपिंग कॉर्ड अंदर डाल देते हैं, उसके बाद सिलाई करते हैं फैब्रिक की, दैट इज ऑर्नामेंटल सीम. Ornamental seam, a series of stitch along a straight or curved line following an ornamental design. Ornamental मतलब जब हम किसी चीज को डेकोरेटिव पर्पस के लिए या कोई चीज, ऑर्नामेंट्स किसको कहते हैं? द ज्वेलरी वी आर यूजिंग. ऑर्नामेंट्स किसके लिए होते हैं? जो सजावट के लिए, एनहेंस की ब्यूटीफाई करने के लिए. उसी तरह जो ऑर्नामेंटल सीम है वो फैब्रिक को ब्यूटीफाई करती है, एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड करती है. ठीक है, more complex types include various forms of piping produce a raised line along the fabric surface. जो फैब्रिक को थोड़ा उठा हुआ दिखाती है, मोस्टली जहाँ पे हमने पाइपिंग इंसर्ट करनी होती है, दैट इज अ ऑर्नामेंटल सीम. लास्ट इज एज फिनिशिंग स्टिच. ठीक है, ये मोस्टली हमारे इंटरलॉक में जहाँ जहाँ हम उसको सीव आउट करते रहते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकलता हुआ फैब्रिक है वो कट आउट होता है the edge of supply material by folding it or by covering it with the stitch. The simplest of these operation is serging. Serging मतलब सीव करने के साथ साथ you are cutting the extra fabric that is not required. ठीक है, is a cut edge of a single ply is reinforced by over edge stitching to neaten and prevent fraying. इससे क्या होता है, जो फैब्रिक आपका फ्री आउट हो रहा होता है, जिसके धागे निकल रहे होते हैं, वो हम जो खराब हुआ पार्ट है उसको कट आउट करके और उसको नीटली एक सिलाई से फिनिश कर देते हैं, उसको बोलते हैं एज फिनिशिंग
स्टिच। अब नेक्स्ट कमिंग टू, ये तो थी बात हमारी, हमने जान लिया थ्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीव आउट करता है। देन वी हैव डन स्टिचेस, स्टिचेस में डिफरेंट टाइप्स, देन वी हैव डन सीम्स। ठीक है, नाउ आई होप आप सबको समझ आ गया हो। लास्ट इसमें है क्वालिटी इश्यूज, आप क्या फेस करते हैं। ठीक है, देखो 3 क्वालिटी इशू आप फेस करते हैं। पकरिंग, सीम ग्रीन, ये मैंने अपने पिछले क्वालिटी इशू वाले लेक्चर में शायद इन टर्मिनोलॉजीज का यूज किया था। सीम स्लिपेज एंड स्किप्ड स्टिचेस, unbalanced stitches and uneven SPI. SPI is stitches per inch. ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए सीम ग्रिन। मैंने आपको बताया जब हम किसी फैब्रिक को ओवरलोडेड करते हैं या उसको खींचते हैं, या हम ओवर साइज है, हम कम साइज का फैब्रिक गारमेंट लाके उसको पहन रहे हैं, तो क्या होता है, ऐसे हमारे स्टिचेस ग्रीन हो जाते हैं। सीम जो सिलाई जो है ऐसे खुल जाती है, इस खुलने को ही हम बोलते हैं सीम ग्रीन। ठीक है, ये देखिए, when two pieces of fabric are pulled at right angle to the seam, जब सीम के राइट एंगल पे उनको पुल किया जाता है, a gap is revealed between the two pieces of fabric। ठीक है, एक गैप सा आ जाता है और हमारी सिलाई ऐसे दिखने लगती है, उसको हम बोलते हैं सीम ग्रिन। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो स्टिचिंग टेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं, स्टिच ज्यादा दे सकते हैं, नजदीक नजदीक होंगे तो वो लोड को सह पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सीम स्लिपेज। अब ये देखिए, आपका जो फैब्रिक है वो भी साथ में खराब हो रहा है। सीम तो खराब हो रही है पर फैब्रिक ज्यादा आपका खराब हो रहा है। मोस्टली कई बार रिपीटेड यूज आपके फैब्रिक पे, मोस्टली ट्राउजर्स पे, ऐसी प्लाजोज पे ऐसी प्रॉब्लम हम देखते हैं। ठीक है, जरा सी सिलाई पक्की है पर फैब्रिक आपका उतना अच्छा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आप फेस आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सीम स्लिपेज। ये फैब्रिक रिलेटेड इशू है, happens mainly in 2 types of fabric, जिसमें लोअर नंबर ऑफ वाप एंड वेफ्ट होते हैं। मैंने आपको बताया जो वोवन फैब्रिक है वो ताना और बाना, दैट इज वाप और वेफ्ट से बनता है। ठीक है, जिसमें बहुत कम वाप और वेफ्ट हो, उस फैब्रिक में ये होता है। एंड नेक्स्ट इज फैब्रिक वेयर CF yarn आर यूज्ड इन द वीव। ठीक है, कवर फेसिंग यार्न्स होते हैं, वो उस वीव को या एडॉर्नमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। उस फैब्रिक में मोस्टली हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। The fabric on the either side of seam distorts as the fabric yarn slides away, resulting in permanent gap. इसमें क्या होता है, स्टिच तो बहुत स्ट्रेंथ है पर उस पर ऑब्वियसली वही है, साइज के डिफरेंस से या बार बार रेपिटेड यूज से क्या होता है, लोड तो सीम पे पड़ रहा है पर सीम का धागा बहुत अच्छा है पर फैब्रिक उतना स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या उतना स्ट्रेन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो फैब्रिक हमारा फ्री आउट हो जाएगा। दिस इज सीम स्लिपेज। नेक्स्ट इज सीम पकर। ठीक है, अब सीम पकर डिफरेंट टाइप्स की होती है, टेंशन पकर, फीड पकर, श्रिंकेज पकर एंड इनहेरेंट पकर। ठीक है, starting with the first, then fabric flaging I will show you. This is coming with the first aspect of pucker, that is tension pucker। ये देखिए, कई बार जो हमने सिलाई का धागा यूज किया होता है उसकी टेंशन में डिफरेंस आ जाती है, जिससे हमारे जो स्टिचेस हैं वो नॉर्मल होने की बजाय ऐसे डिस्टॉर्टेड से दिखते हैं। वहां पे हम बोलते हैं टेंशन पकड़ हुई है। टेंशन पकड़ मतलब या तो फैब्रिक जितनी टेंशन में होना चाहिए था हमने फैब्रिक को उतनी टेंशन नहीं दी, या फैब्रिक प्रॉपर है, प्रॉपरली टेंशन में है, पर जिस धागे से हमने सिलाई करनी है, आपको पता है हमारी सिलाई मशीन में डिफरेंट टेंशन बार्स होते हैं, हमने उस धागे को उन टेंशन बार्स में फीड ही नहीं किया, उनसे निकाला ही नहीं, तो फैब्रिक तो धागा क्या होगा, जो स्विंग थ्रेड होगा उसमें टेंशन अप्रोप्रिएट नहीं होगी, उससे ये पकरिंग वाली प्रॉब्लम है। ऐसे हमारा फैब्रिक ऐसे अनइवन आउट हो जाता है, जो सीयू आउट फैब्रिक है तो उसको हम बोलते हैं टेंशन पकड़। ये मोस्टली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है व्हेन वी डू स्टिचिंग। ओके, नेक्स्ट इज फीड पकड़। फीड पकड़ नाम ही बता रही है कि जो प्रॉब्लम फीड डॉग की वजह से, कई बार आपके फीड डॉग, ये दिस इज फीड डॉग, दिस इज
प्रेशर फुट। अब फीड डॉग के जो टीथ हैं वो खराब हो गए हैं, वियर आउट हो गए हैं, टूट गए हैं, तो वो क्या करता है, जो फैब्रिक की नीचे वाली प्लाई है उसको डिस्टॉर्ट आउट कर देता है। इसका नाम ही बता रहा है, ये सुइंग मशीन की प्रॉब्लम के कारण आते हैं। आपके फीड डॉग को चेंज करना था, मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है, पर आप यू आर यूजिंग एवरी नाउ एंड देन विदाउट एनी मेंटेनेंस, आप ऑयलिंग भी नहीं कर रहे, तो यू गेट this type of problem. This is feed dog. Next is shrinkage पकड़। श्रिंकेज पकड़ सिलाई करते टाइम नहीं दिखाई देती, ये दिखाई देती है जब हम उस फैब्रिक को सिलाई करने के बाद धो देते हैं। ये देखिए क्या हुआ, फैब्रिक श्रिंक हो गया, मशीन या धागे में श्रिंकेज नहीं हुई। इसके दो कारण है, फैब्रिक और जो धागे की श्रिंकेज की कैपेसिटी है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमेशा हम थ्रेड फैब्रिक के जीएसएम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमने वो थ्रेड करेक्टली नहीं लिया, फैब्रिक का जीएसएम ज्यादा है, हमने थ्रेड पतला ले लिया, या श्रिंकेज ज्यादा हो रही है, थ्रेड में उतनी श्रिंकेज नहीं है, धोने के बाद उतनी नहीं आई, तो हमें ये श्रिंकेज पकड़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो थ्रेड साइज है एप्रोप्रिएट लेना चाहिए। आई विल टेल यू इन दी नेक्स्ट और सम अदर क्लास की वो थ्रेड साइजेस और कौन से जीएसएम के लिए कौन सा थ्रेड साइज हम यूज करते हैं और कौन सा नीडल साइज हम यूज करते हैं। ठीक है, देन इज इनहेरेंट पकड़। इनहेरेंट मतलब अपने में ही, जो शुरू से हो। ठीक है, जो किसी चीज में उसकी प्रॉपर्टी में ही हो उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट पकड़। अब ये देखिए इनहेरेंट पकड़ में क्या है, ये वोवन फैब्रिक है। वोवन फैब्रिक जो है आपका डेंसली वोवन है, मतलब उसमें वार्प और वेफ्ट की जो मात्रा है, नंबर ऑफ वार्प और वेफ्ट यान बहुत ज्यादा है, इसको हम जैम्ड फैब्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर उस फैब्रिक को हम सीयू आउट करते हैं तो क्या है, नीडल तो फैब्रिक में जाएगी, जैसे ही नीडल जाएगी, नीडल यान जाएगा, तो वो क्या करेगा, फैब्रिक के यान्स को डिस्टॉर्ट कर देगा इधर उधर। ऑब्वियसली उसने अपने लिए जगह बनानी है, तो वो क्या करेगा, फैब्रिक के यान्स को डिस्टॉर्ट करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। तो उसके तरह उसकी वजह से जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको बोलते हैं इनहेरेंट पकड़। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए ये पकड़िंग की एक फैब्रिक की फोटो है। ये देखिए उधरने के बाद भी यू कैन सी स्लाइट पकड़िंग, दिस इज पकड़िंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट है फैब्रिक फ्लेजिंग। ये क्या है, थ्रॉट प्लेट आप सबको पता है। लास्ट वन इज, इसमें क्या होता है, ये देखिए नीडल हमारी यहाँ से पास होती है, तो क्या होता है, कंटिन्यूस यूज के कारण ये जो थ्रॉट प्लेट का जो डिस्टेंस है जहाँ से हमारी नीडल पेनिट्रेट करती है वो वाइडन आउट हो जाता है। वाइडन आउट होने पे फैब्रिक फ्लेजिंग होती है। ये देखिए कैसे, ये मशीन रिलेटेड इशू है। थ्रॉट प्लेट का जो अपर्चर है वो एनलार्ज हो जाता है ड्यू टू वियर एंड टियर, बार बार यूज करने से उसकी अच्छी तरह देखभाल ना करी गई हो, मेंटेनेंस ना करी गई हो, तब when sewing the needle pushes the fabric through the aperture before penetrating the fabric, तो फैब्रिक को वो पुश कर देती है उस होल से, उस अपर्चर से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमें मिलती है। This happens when the needle size is changed and if the throat plate is not changed accordingly. ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है हमने थ्रॉट प्लेट को चेंज नहीं किया। इसकी रेमेडीज क्या है कि हम थ्रॉट प्लेट को चेंज करते रहे, उसको रेगुलर इंटरवल पे उसके मेंटेनेंस करते रहें। ठीक है, और सो दैट उसमें वियर एंड टियर ना हो, गैप अपर्चर जो है वो ज्यादा बड़ा ना हो, एनलार्ज ना हो। तो ये देखिए ये नीडल साइज है, जैसे 60 न्यूमेट्रिक के लिए 60 साइज के लिए थ्रॉट प्लेट 100 होनी चाहिए, 65 के लिए 120 अपर्चर साइज होना चाहिए, एंड सो ऑन, 120 के लिए 200। ये है नीडल साइज एंड थ्रॉट प्लेट अपर्चर साइड। मैं इस स्लाइड को थोड़ी देर रखती हूँ, few people to write down, you can write down also because this is the important thing। जैसे नीडल साइज 60 है तो थ्रॉट प्लेट 100, 65 के लिए 120, नीडल साइज 70 के लिए 120, 80 के लिए 40, 90 के लिए 160, 100 के लिए 160, 110 के लिए 200 एंड 120 के लिए 200। दिस इज एक
स्लाइड आपको शो करने के लिए, ये देखिए फैब्रिक फ्लेजिंग कैसे हो रहा है। ये थ्रॉट प्लेट का साइज बड़ा हो गया है, तो ये क्या कर रहा है, ये सही है, और ये क्या कर रहा है, पेनिट्रेट होने से पहले ही फैब्रिक को भी साथ उस अपर्चर में लेके जा रहा है। ये है फैब्रिक फ्लेजिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल, आप सबको समझ आ गया हो। ये क्या कर रहा है, फैब्रिक की लेयर्स को भी साथ में लेके जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हमारा फैब्रिक ऐसे मूव आउट करेगा तो ऑब्वियसली देयर यू विल एनकाउंटर अ प्रॉब्लम। आई होप आप सबको समझ आ गया हो, you have understood, because this is very important issue and you all should know that being a fashionista you should know what are seams, what are stitches, and this is very important topic.